तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम द्विघात समीकरण, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी का जो द्विघात समीकरण है बच्चों, यहाँ पे द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपके साथ हम इसका कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में एक्सरसाइज 4.1 को भी क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4.1 को भी साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले बच्चों आपके सामने हम क्या रखेंगे, द्विघात समीकरण से पहले आपको हम समझाएंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों आपसे, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो अगर हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि द्विघात बहुपद है क्या। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक, देखो, तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे बच्चों, किसे किसे कहेंगे, लिखेंगे बच्चों इसमें वैसे बहुपद। ठीक है, वैसे बहुपद जिसमें, ठीक है, चर, जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, 2 हो, और इसके साथ बराबर का, ठीक है, इसके साथ बराबर का चिन्ह ना हो, चिन्ह ना हो। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे द्विघात जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, लेकिन इसके साथ बराबर का साइन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो एक बहुपद है। ठीक है, और इस बहुपद में क्या है बच्चों, बताना आप, इस बहुपद में क्या है, इसका अधिकतम घात कितना है बताओ। इसका अधिकतम घात कितना है बच्चों, तो बोलेंगे सर इसका अधिकतम घात 2 है। ठीक है, अधिकतम घात 2 है। ठीक है, और इसके साथ क्या है बच्चों, बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, बराबर के साथ साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये एक द्विघात समीकरण ना हो कि क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात 2 है, और इसके साथ बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, इसलिए इसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो और उसके साथ बराबर का साइन नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम इसका मानक रूप का, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कोई बहुपद द्विघात बहुपद है। इसका मानक रूप क्या होगा बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और जहां बच्चों क्या होना चाहिए, a b और c, a b और c एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या हो। और इसके साथ एक कंडीशन और लागू होता है बच्चों यहाँ पे, कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 होगा चलेगा, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ए क्या है बच्चों यहाँ पे, तो आपको ध्यान से सुनना है। ए जो है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी जो है बच्चों यहाँ पे एक्स का गुणांक है, और सी जो है स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मानक रूप क्या होता है। इसका मानक रूप होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आपके सामने द्विघात समीकरण का। इसका द्विघात समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, वैसे बहुपद जिसमें, क्या लिखेंगे बच्चों, वैसे बहुपद जिसमें, ठीक है, चर का, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बच्चों आपके, 2 होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलेंगे बच्चों, इसके साथ बराबर का साइन होना चाहिए। इसके साथ बराबर का चिन्ह होना चाहिए, का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखना बच्चों यहाँ पे, जैसे देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या देख रहे थे बच्चों, इस बहुपद में हम क्या देख रहे थे कि इसके साथ बराबर का साइन नहीं था। ठीक है, और बराबर के साइन नहीं था मतलब बराबर में 0 नहीं था। यहाँ पे क्या है बच्चों, बराबर में 0 है। तो बराबर में 0 है और अधिकतम घात भी कितना बच्चों, 2 है। तो क्या लिखेंगे कि सर इसका अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितना बच्चों यहाँ पे 2 है, अधिकतम घात 2 है, और बराबर का साइन भी है। ठीक है, बराबर का साइन भी है इसके साथ। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। इसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 है और इसके साथ में बराबर का साइन लिखा हुआ है, मतलब बराबर में 0 लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि वैसे द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसका मैक्सिमम घात 2 हो और वो 0 के बराबर हो, मैक्सिमम घात 2 हो और 0 के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। और मैक्सिमम घात 2 हो और 0 के बराबर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण का मानक रूप का। इसका मानक रूप क्या होता है, मतलब इस किस रूप में लिखा रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, जहां ए बी और सी, ए बी और सी बच्चों यहाँ पे वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या हो बच्चों यहाँ पे, ए बी और सी वास्तविक संख्या हो। ठीक है, और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर ए बी सी क्या है, तो बता देते हैं बच्चों, ए जो यहाँ पे आपका है, ए जो है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, ए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, तो बोलेंगे सर बी जो है ये एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक को। और सी जो है बच्चों ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, स्थिरांक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक्सरसाइज 4.4.1 की ओर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जितने सारे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो।
लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले आपको एक बात पे ध्यान रखना, वो बात क्या है कि द्विघात समीकरण होने की शर्त क्या क्या है, ठीक है, द्विघात समीकरण होने की शर्त क्या क्या है। देखो, तो शर्त क्या है बच्चों, पहला शर्त है कि आपको ये जो द्विघात समीकरण है इस रूप में लिखा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। और क्या है बच्चों कंडीशन कि ए बी और सी, ए बी और सी क्या होना चाहिए, ए बी और सी बच्चों वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये पहले भी बताए हम कि ये वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ और क्या कंडीशन है बच्चों, तो यहाँ पे है कि सर ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी का मान 0 होगा चलेगा, सी का मान 0 होगा चलेगा, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है बच्चों कि ए बी और सी क्या है, तो बोलेंगे सर ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी जो है बच्चों ए एक्स का गुणांक है, और सी जो है स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए शर्तें अगर लागू हो जाएगा, ए रूट्स अगर फॉलो होगा, जो भी समीकरण में, जो भी द्विघात बहुपद में, ठीक है, ए शर्तें फॉलो होंगी, ए रूल को फॉलो करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या बच्चों आपके सामने है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या नीचे जो दिया गया है बच्चों आपको बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है कि नहीं, बताओ। देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब एक बात समझना है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक किस रूल पे व्यवस्थित है बताओ, बताओ यहाँ पे तो क्या बोलेंगे कि सर ए है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस है, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर इसका जो फॉर्मूला है ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। सभी को पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब इसी पे क्या करेंगे बच्चों, हम इसको तोड़ेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों 2x, और माइनस का कितना होगा 6। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर में कितना होगा बच्चों 2x माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो राइट साइड में जो भी टर्म है उसको हम इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x, ठीक है, और प्लस का 1 और प्लस का 6, इधर था माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि इतना इधर जो भी टर्म था इसको हम इधर भेज दिए, तो इधर क्या रह गया कुछ नहीं, तो 0 लिखेंगे इधर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है बच्चों कि क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे ए का मान कितना है बताओ, ए का मान क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ए है, ठीक है। बी क्या होता है बच्चों, बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स वाला टर्म है ही नहीं है, तो बी का मान कितना हो गया 0, और सी का मान कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 7, सी का मान क्या हो गया 7। देखो तो यहाँ पे बी का मान 0 है, ना कि ए का मान 0 है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे ए का मान 0 नहीं है, और इसका अधिकतम घात भी कितना है, इसका अधिकतम घात कितना है, तो बोलेंगे सर इसका अधिकतम घात जो है
वो अधिकतम घात 2 है और a बराबर 0 नहीं है, a बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए हो जाएगा ये द्विघात समीकरण। इसको क्या कहेंगे बताओ हम, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि बच्चों a जो है, ठीक है, किस रूप में आ गया, तो a आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है, बस खाली यहाँ पे a के जगह 1 है और b के जगह क्या हो गया बच्चों 0। तो हम क्या बताए हैं कि b का मान 0 होगा चलेगा, a के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे b का मान 0 है, a का मान 0 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो दूसरा देखो क्या है बच्चों, इसको भी बताना है आपको क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखो तो इसे सोल्व करेंगे, क्या है बच्चों यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर में कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 2। इसको डायरेक्ट यहीं पे सोल्व कर देते हैं, लिखो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 और गुना में 3 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये प्लस 2x वाला को इधर लाएं तो साइन चेंज हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, -6 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मैंने 4x और प्लस का 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। इतना के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं बताओ, बोलेंगे सर यस इतना के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण है आपका। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं आप बताओगे, बताओ, देखना, देखो इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों जो ब्रैकेट के अंदर बंद है इसको दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में तो प्लस का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स इंटू 1 कितना होगा बच्चों, तो प्लस का एक्स, क्योंकि ए प्लस में है ए भी प्लस में है तो एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे -2 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो गुना करो, -2 इंटू प्लस एक्स कितना होगा बच्चों यहाँ से माइनस का 2x। ठीक है, माइनस और ए प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो बराबर का साइन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, x इंटू एक्स कितना होगा बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताओ x इंटू 3 कितना होगा बच्चों यहाँ पे ए भी प्लस में तो प्लस 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 हो जाएगा 3x प्लस का। ठीक है, x इंटू 1 माइनस का, तो माइनस का x हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इधर वाले सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो सारा साइन भी चेंज हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। एक बार ला के देखो इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स। ठीक है, और माइनस का कितना बच्चों यहाँ पे 2x। ठीक है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 3x और प्लस का x। ठीक है, माइनस का 2 है बच्चों, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे, अब देखो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच्चा बच्चों यहाँ पे देखो क्या बचा, तो क्या बचा देखो यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पे देखो कितना है ए वाला, देखो यहाँ पे ए प्लस का x और ए प्लस का x कितना हो गया 2x प्लस का, और 2x यहाँ से माइनस का है बच्चों तो क्या हो गया
इन दोनों देखो टर्म जो ये वाला कट गया। अब कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे बच गया आपके साथ माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस का 1। अब बताओगे आप क्या ए वाला जो है, ए वाला जो, ठीक है, ए वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन है बच्चों, ए वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ए वाला जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है? बताओ, लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, अगला देखो क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? बताओ, इसको चेक करते हैं। तो गुना करेंगे बच्चों, पहले तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का x आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। -3 और 2x को गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, -6x। -3 प्लस 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। बराबर में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस में 5x। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर वही काम करेंगे, राइट साइड वाले टर्मों को इधर ले आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, 2x स्क्वायर, ठीक है, और एक कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे -5x और -3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब सारे को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x और -5x, ठीक है, -3 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर, -5 कितना होगा बच्चों यहाँ पे -10x और -3 बराबर क्या होगा 0, ठीक है, 3 बराबर 0। तो देखो ये क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है, बस यहाँ पे साइन चेंज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइन चेंज है। तो क्या बोलेंगे बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पांचवा देखो, देखो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो फिर वही मेथड है, उसी से करेंगे। कितना होगा बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है, -6x और -x और +3 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर -x +5x और -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे -7x +3 बराबर में कितना होगा x स्क्वायर, ठीक है, +4x और -5। अब सारे टर्म को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -7x और -4x +3 और +5 बराबर क्या होगा बच्चों 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर और -11x और प्लस का कितना होगा बच्चों 8 बराबर 0, ठीक है। ए भी किस रूप में लिखा हुआ बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसलिए बोलेंगे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर -11x प्लस का 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ
छठा क्या है बच्चों आपके सामने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर है बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बताएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इसी पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab कितना होगा, 2 दूना 4x और प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। अब सारे को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 1 और माइनस का 4 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे बताओ, 7x और माइनस का 3 बराबर 0। क्या ए वाला टर्म जो लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है, बोलेंगे नहीं, इतना रूप में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आगे भी बच्चों क्या करना, आपको इसी तरीके से चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन जो है बच्चों आप खुद से देख लेना यहाँ पे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आपके सामने जो भी स्थिति यहाँ पे दिया गया है उस स्थिति को क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, दर्शाना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, तो आप देखोगे क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ क्वेश्चन है आपका एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है आपका, इसमें लंबाई जो है बच्चों वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्या बताया जा रहा है आपको बताओ, बताया जा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें, ठीक है, चौड़ाई मानना होगा, क्योंकि चौड़ाई तो हमें मालूम है नहीं कि उसका 2 गुना कर दें या प्लस 1 कर दें। तो सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, चौड़ाई को मान लेना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ठीक है, भूखंड की, आयताकार भूखंड है, भूखंड की चौड़ाई जो है बच्चों यहाँ पे x है, ठीक है, मीटर में लेना है तो x मीटर ले लेते हैं, ठीक है, x मीटर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, था लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, x इंटू 2 और प्लस में 1 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों यहाँ पे, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, बताओ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयताकार भूखंड या फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों यहाँ पे आपका, तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब देखो लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका यहाँ पे है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है बच्चों यहाँ पे आपका x है, और ये किसके बराबर है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 528 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसको गुना करो तो क्या आएगा बच्चों, आपके सामने क्या आएगा बताओ, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस का x बराबर कितना होगा बच्चों आपके सामने 528। 2x² प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया बच्चों क्या आया, आपका जो आंसर आया बच्चों वो आया 2x² प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला है, यहाँ पे हमें सिर्फ बोला है बच्चों कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो इसका आंसर कितना आया, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसे भी क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे लगातार, लगातार। ठीक है, जैसे समझना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है बच्चों बताओ, ये जो है एक क्रमागत संख्या, लगातार संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्रमागत धनात्मक संख्या है। ठीक है, लगातार धनात्मक संख्या है क्योंकि इसमें देखो क्या जुटा हुआ बताओ, हमेशा इसमें एक जोड़ने के बाद आया है। 1 + 1 2 होगा, 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, 3 + 1 कितना होगा बच्चों 1 4 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें बताओ, जो भी संख्या जो बाद वाली संख्या है बच्चों वो एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये लगातार धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अच्छा बताओ, बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो क्या हमें पहली धनात्मक पूर्णांक मालूम है, नहीं मालूम है। अगर पहली धनात्मक पूर्णांक मालूम रहता तो उसमें एक जोड़ देते तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक निकल जाता, लेकिन हमें पहली धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे मानना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मानेंगे, मानेंगे। ठीक है, माना कि, माना कि पहली पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है, लगातार बोल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा, तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, x + 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, प्रश्न से लिखेंगे कि, ठीक है, प्रश्न लिखेंगे बच्चों यहाँ पे x × x + 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों यहाँ पे 306 होगा, 306। ठीक है, चलो इसे कैलकुलेट कर लो। x × x क्या होगा बच्चों, x² होगा, 1 × x क्या होगा बच्चों, x होगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा आपका 306। अब क्या करेंगे, 306 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका x² + x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। तो आपका आंसर जो बनेगा बच्चों क्या बनेगा, x², ठीक है, प्लस का x और माइनस का 306 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है बताओ। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पूर्व, अब से 3 वर्ष पूर्व कितना है 360 हो जाएंगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो हमें ना तो बच्चों एक्चुअल में रोहन की आयु मालूम है तो पूछ ही रहा है, ना तो उसके माँ की उम्र मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है
कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो अगर रोहन का एज मालूम रहता तो उसकी माँ का एज निकल जाता, उसमें 26 जोड़ देते तो उसका माँ का एज निकल जाता। लेकिन यहाँ रोहन का एज तो मालूम है ही नहीं, रोहन का एज पूछा, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे मानना होगा। तो क्या मानेंगे बताओ, यहाँ पे मानेंगे बच्चों हम कि माना कि रोहन की वर्तमान उम्र, ठीक है, रोहन का वर्तमान उम्र, वर्तमान का मतलब होता है बच्चों अभी, अभी, ठीक है, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। और क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है मतलब क्या हुआ बच्चों, उसमें 26 वर्ष हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे बताओ, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माँ की वर्तमान उम्र हो जाएगा आपका, वर्तमान उम्र हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, ठीक है, x + 26 वर्ष। बताओ यहाँ तक क्लियर है, कितना होगा x + 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है आपसे, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पूर्व, अब से 3 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, अब पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, अगर पूर्व कहेगा बच्चों तो क्या करेंगे हम वर्तमान में से घटाएंगे, और बाद कहेगा तो वर्तमान में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहा है बच्चों, पूर्व कह रहा है, ठीक है, पूर्व कितने साल पहले, देखो यहाँ पे, तो उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, दोनों का 3 वर्ष पूर्व लेना होगा। ठीक है, क्योंकि आयु है, आयु का तो दोनों का बढ़ेगा, तो 3 वर्ष दोनों का, 3 वर्ष पूर्व दोनों का लेना होगा। तो यहाँ से क्या लेंगे बताओ, लेंगे हम कि अब रोहन का उम्र 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम अब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रोहन की उम्र कितना होगा बच्चों, यहाँ पे तो रोहन का उम्र हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो वर्तमान में से घटाएंगे, तो वर्तमान एज कितना था बच्चों रोहन का x, तो कितना होगा यहाँ से x - 3 साल हो जाएगा इसका, 3 वर्ष पहले इसका एज इतना रहा होगा। ठीक है, अब 3 वर्ष पूर्व बच्चों रोहन की माँ की उम्र, माँ की उम्र कितना होगा बच्चों बताओ, तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र कितना बताओ, तो वर्तमान उम्र इसका है x + 26, तो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा बच्चों इसका, तो 3 वर्ष पूर्व इसका हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व इसका हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, इतना, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व इतना हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट सुधार लेना आप, ठीक है, एक पॉइंट को सुधारना यहाँ पे बच्चों, ये पूर्व नहीं है, ठीक है, ये पूर्व नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो रियल क्वेश्चन है बच्चों वो है 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 3 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बाद लिख दें, 3 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो अगर 3 वर्ष बाद दिया हुआ बच्चों तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 3 वर्ष को जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 3 वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व नहीं लिख के बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक था, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे बच्चों, तो वर्तमान में जुट जाएगा, वर्तमान एज में जुट जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना हो जाएगा बच्चों, x + 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा बच्चों, तो x + 26 + 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका डायरेक्टली अगर लिखना चाहेंगे तुम लिखेंगे x + 29 वर्ष, x + 29 वर्ष। बताओ बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक। अब क्या कर रहा है बच्चों, प्रश्न से क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों के, ठीक है, 3 वर्ष बाद
ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, एज का गुणनफल कितना हो रहा था 360। तो लिखो यहाँ पे, ठीक है, कितना लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, x+3 इंटू में x+29 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 360। ठीक है, गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, x² प्लस में 29x और प्लस में 3x और प्लस में 87 बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पे 360। अब 360 को क्या करेंगे बच्चों, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 29x और कितना होगा बच्चों यहाँ पे 29 नहीं होगा, 29 और 3 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो x² प्लस 32x। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 87 और माइनस का कितना हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कितना होगा बच्चों यहाँ पे x² प्लस का 3x, x² प्लस का 3x और माइनस का कितना होगा बच्चों यहाँ पे, अगर 360 में से बच्चों हम कितना घटाएंगे 87 तो कितना आएगा बताओ 3। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 8, कितना बचेगा 15, तो बचेगा 7, यहाँ पे 2, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 273 और बराबर में क्या होगा बच्चों 0। यही आपका क्या होगा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, यही क्या हुआ बच्चों आपका आंसर हुआ। तो आंसर क्या निकला बच्चों, मेरा आंसर निकला आपका x² प्लस का 3x माइनस का 273 बराबर 0। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह वही दूरी 3 घंटे अधिक समय में तय करती। बिल्कुल सही है बच्चों, अगर हम क्या करेंगे स्पीड को घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जो कि सही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों कि हम स्पीड अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो 3 घंटा ज्यादा समय में वो दूरी तय करेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। बताओ, तो रेलगाड़ी की चाल मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है बच्चों यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे कितना मान लेंगे बच्चों, आपको जो मानना है मानो। हम यहाँ पे x मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं x, कितना है बच्चों यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बताओ x किलोमीटर पर आवर की दर से बच्चों ये कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया बताओ, कितना दूरी किया 480 किलोमीटर। तो दूरी कितना तय किया बच्चों बताओ, तो बोलेंगे सर दूरी तय किया ये 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। अब आप बताओगे बच्चों यहाँ पे कि 480 किलोमीटर दूरी ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बच्चों यहाँ पे 480, समय कितना है, चाल कितना है बच्चों यहाँ पे तो x, तो बोलेंगे सर इतना घंटा समय आपका लगेगा, इतना घंटा समय आपका लगेगा अगर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, दूसरी स्थिति में क्या बताया हमको, सेकेंड स्थिति में देखो क्या बताया बच्चों, आपको यहाँ पे बताया है कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वे वह दूरी 3 घंटे अधिक समय में तय करता। तो क्या होगा बच्चों, अगर 8 किलोमीटर मतलब कम से चलती, कम स्पीड से चलता तब चाल कितना होता बच्चों इसका, तब इसका चाल होता बच्चों यहाँ पे कितना x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। क्या बिल्कुल सही है या नहीं बताओ, अगर ये चाल कम कर देती 8 किलोमीटर पर घंटा तब चाल कितना होता बच्चों इसका x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि पहले जो चाल था वो x किलोमीटर था, 8 किलोमीटर कम किया तो 8 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा बच्चों इसमें घटाना पड़ेगा, तो चाल कितना आ गया अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब देखना बच्चों यहाँ पे अगर चाल इतना है,
ठीक है। दूरी कितना है बच्चों, तो बोलेंगे सर दूरी जो है आपका, दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चाल से चलने में, इस चाल से इतना किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर आपका जो समय लगेगा वो लगेगा 480 और बटा में x माइनस 8 किलो, 8 घंटा लगेगा, x माइनस 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अब बच्चों एक बात यहां से सुनना, जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे तो इतना घंटा लग रहा था। ठीक है, अब अगर हम x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेंगे तो इतना समय लगेगा। ठीक है, इतना समय लगेगा। और क्या बताया बच्चों क्वेश्चन में, कि दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का, इतना चाल से चले, इतना चाल से चले तो, और इतना चाल से चले तो, दोनों में समय का डिफरेंस कितना है बच्चों, तो कितना का डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर क्या बच्चों इतना से चलेंगे तो 3 किलोमीटर 3 घंटा ज्यादा लगेगा, इतना से चलेंगे तो 3 घंटा कम लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि 480 बटा x माइनस 8, और माइनस में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 480 बटा x। इन दोनों में टाइम, इन दोनों टाइम में कितना का अंतर है, इस टाइम में कितना का अंतर है बच्चों, तो इस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस कितना का है, 3 घंटा का है। तो बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, क्या बराबर में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बताएगा x माइनस 8 इंटू एक्स का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो आपका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, आपका एलसीएम जो है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, अब x माइनस 8 इंटू एक्स को x माइनस 8 से भागा देंगे बच्चों, तो क्या बचेगा x, और x गुना होगा ऊपर में, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 480x, 480x, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग, x माइनस 8 इंटू एक्स को भागा देंगे बच्चों यहाँ से x से, तो कितना बचेगा x माइनस 8, तो x माइनस 8 कहाँ गुना होगा 480, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 480 इंटू एक्स माइनस 8। अब बराबर में कितना लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 3, बराबर में 3। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो आसानी से, कितना होगा बच्चों यहाँ पे 480x, ठीक है, माइनस का कितना होगा बताओ यहाँ पे 480 इंटू एक्स कितना होगा बच्चों यहाँ पे 480x। ये माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 80 80 जीरो देखो यहाँ पे हो जाएगा, और 80 80 64 के 4, ठीक है, बाकी 6 8 32, अच्छो कितना हो जाएगा बच्चों 3840। ठीक है, और बटा में कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे आप तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों यहाँ पे 3। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो यहाँ से क्या होगा बच्चों, आगे क्या होगा, ये माइनस का 480x है और ये प्लस का 480 है x है, ये क्या होगा आपका बताओ, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा बच्चों आपका बचा यहाँ पे, ठीक है 3840, ठीक है, और बटा में कितना बचा हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर में 3। ठीक है, बराबर में 3। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करो, देखो ये 3 से कट रहा है, काट दे इसको, कितना बार में जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका, देखो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा, ठीक है 12 तिया 36, ठीक है 12 तिया 36, कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे 36, 2 बचा और 4 का मतलब क्या हुआ 24, तो 8 तिया 24, कितना से गया बच्चों यहाँ पे 8 1280 से गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, माइनस का 8x और बराबर में कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 1280। 1280 को इधर लाएंगे तो कितना होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। ठीक है, चलो तो बच्चों एक जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।